आज हम पहुंच चुके हैं शनिवार में और करने वाले हैं वीकली राउंड अप कि इस हफ्ते बाजार में क्या कुछ हुआ, अगले हफ्ते के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का, उसके बाद शुरुआत करेंगे बाजार के सफर की। मिलवाते हैं आपको नितिन गामी जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके पैनल को नमस्कार। और पूजा का प्रारंभ हो चुका है, दुर्गा पूजा का महाल्या है आज, इसीलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला समय सबके लिए बहुत बढ़िया रहे। जी ठीक है, अब मिलवाते हैं आपको हमारे अगले एक्सपर्ट अनिल शर्मा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों का भी नमस्कार। जी ठीक है, एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। सर जैसे कि हम देखिए जो हफ्ता ये थोड़ा मिक्स हफ्ता रहा है। हफ्ते की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी रही थी, हरे निशान पे हमें बाजार दिख रहा था। हफ्ते के 3-4 दिन शुरुआत में 400 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो लास्ट 2 दिन गए बाजार के लिए वो थोड़े से कमजोरी हमें देखने को मिली। अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो निफ्टी रियलिटी में हमें करीबन 6% की बढ़त देखने को मिली और टॉप सेक्टर बना इस हफ्ते का। उसी जगह वर्स्ट सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक ने करीबन 3.5% की कमजोरी दिखाई। हफ्ते भर का अगर हम रेशियो देखें, बाजार इस टाइम पे आपको किस तरह का लग रहा है? एक बार उसके ऊपर आप ओवरव्यू दे दीजिए। इस हफ्ते बाजार का क्या मेन पूरी की पूरी चाल रही? नितिन सर, आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल कंचन जी, देखिए आपकी बातों में इसको 2 पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा, एक निफ्टी इंडेक्स को लेकर और दूसरा स्टॉक्स को लेकर। देखिए निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के ऊपर में जो है वो काम करता है। तो इस वीक में सेंटीमेंट देखिए, लास्ट सैटरडे को जिस तरह से अटैक्स हुए इजराइल एंड हमास के बीच में, उसको लेकर डेफिनेटली है कि सेंटीमेंट नेगेटिव बनता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है, जब आपकी ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव रहती है, फंडामेंटल पॉजिटिव रहता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाता है। और वही चीज हमें मंडे को भी देखने मिला, कल भी देखने मिला, बाकी दिन भी देखने मिल रहा है। मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कई बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कंचन जी रख चुका हूं कि इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम्स जो आनी है वो स्पाइक के फॉर्म में आनी है, और सडनली वो प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव भी हो जाएगा, और वो इम्पैक्ट कई बार हमें देखने मिल रहा है। निफ्टी से रिलेटेड मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि जब तक 320 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप इसके अंदर में बने रहे। लोअर लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है और बाइंग करते जाए। और मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट वीक में इसी अपॉर्चुनिटी को मैंने जो है अपने क्लाइंट के साथ में मिल करके यूटिलाइज किया, और मुझे और मेरे क्लाइंट्स को, मैं बिलीव करता हूं कि मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है तो मेरे क्लाइंट्स को भी प्रॉफिट हुआ होगा। सो बाय ऑन डिप, ये स्ट्रेटेजी पर मैं चलता हूं, और जो भी डिप आता है उसमें बाइंग करता हूं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में भी देखिए 43,500 एक ऐसा सपोर्ट बना हुआ है जिसको ब्रेक करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि गैन नंबर दोनों जगह पर 320 निफ्टी में और 43,500 बैंक निफ्टी में एक स्पाइरल भी चेंज होता है, प्राइस एक्शन भी चेंज होता है, और नंबर्स की जो एनर्जी है वो चेंज होती है। तो बहुत आसान नहीं होता है इन सब चीजों को एक साथ कलेक्टिव वे में चेंज हो जाने। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, रियल एस्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी कुछ प्रेशर बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रेशर बने रहेंगे, और उसी का इंपैक्ट जो होता है वो इंडेक्स के ऊपर में भी पड़ रहा है। बट ओवरऑल ये प्रेशर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। देखिए अक्टूबर मंथ जो होता है वो एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाता है कि अनसर्टेन मंथ होता है, तो अनसर्टेनिटी देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही दिखना शुरू हो गया है। वो अनसर्टेनिटी ये अगले मुझे लगता है कि 20-22 दिन तक और रहेंगे। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खासकर इंडियन पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बहुत कुछ चलेगा, उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखें, या नहीं तो अगर इंडेक्स में काम करते हैं तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी, उसको आप कंसीडर करते हुए चलें। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमें काम करना चाहिए बाजार में, और कौन सी अप्रोच को लेके चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना चाहिए, या फिर निफ्टी, अगर निफ्टी के अंदर आपको काम करना हो तो आपको किन चीजों का खासा ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं सीधा अनिल सर के पास। अनिल सर, कैसा लग रहा है निफ्टी का ओवरऑल? हम देखें सर, देखो बाजार के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है, दैट्स डेफिनेट कि आज हरे निशान पे बंद है तो कल लाल निशान पे बंद है। लेकिन अभी जिस टाइम पे हम जिस सिचुएशन में है, मतलब इंडिया तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल जिस सिचुएशन में है, जिस तरीके से हम इजराइल को देखें और हमास को देखें, उनके बीच में जो ऑनगोइंग वॉर है, क्या हम मान सकते हैं कि जो अभी 2 दिनों में गिरावट बाजार के अंदर देखी गई है, ये कहीं ना कहीं उस वॉर का भी असर है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से
नितिन जी ने जो कहा, मैं काफ़ी काफ़ी कुछ इस बात से समर्थन रखता हूँ कि निफ्टी की जहाँ तक बात है या किसी भी आप बेंचमार्क इंडेक्स को देख लीजिए, तो वो काफ़ी कुछ सेंटिमेंट्स पे काम करता है। और इसमें कोई बहुत भेद वाली बात भी नहीं है अगर हम कहें, क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इन्हीं स्टॉक्स के अंदर होती है। तो जब कभी उनको कुछ अप्रत्याशित तौर पे होता हुआ नज़र आता है, तो वो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स को निकालते हैं, ना कि स्मॉल कैप्स जहाँ पे उनकी होल्डिंग्स ही काफ़ी कम होती हैं। तो इसी वजह से फ्रंट लाइन काउंटर्स ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादा दबाव में रहते हैं या रेंज बाउंड रहते हैं। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करने का जो काम होता है वो फ्रंट लाइन काउंटर्स करते हैं, और इसी वजह से फिर इंडेक्स भी उसी तरीके से रेंज बाउंड मूवमेंट देती है, या आपको एक क्लियर पैटर्न नज़र आएगा कि मार्केट अभी प्रेशर में है या डायरेक्शनल मूव ले चुका है डाउन साइड की तरफ। तो यहाँ पे अभी मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए, हमारे लिए डायरेक्टली कोई इम्प्लीकेशन अभी इस समय नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसके इम्प्लीकेशंस आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा किस तरफ से, किस डायरेक्शन से आएंगे और किस फॉर्म में आएंगे। आप उसको पहले से प्रीएम्प्ट करके नहीं चल सकते हैं। अभी हो सकता है कि इस युद्ध की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ को या कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक्स लाइक ओपेक है, उनको एक मौका मिल जाए प्रोडक्शन कट करने का या सप्लाईज लिमिट करने का, और उसकी वजह से ऑयल और ऊपर चला जाए। ऑलरेडी काफ़ी गेन कर चुका है क्रूड ऑयल, और अगर यहाँ से और बढ़ता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल। तो हमारे बजट जी। पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा, हमारी जीडीपी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। सो ये सिर्फ एक तरीका है जिससे कि हम इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पे पूरे तरीके से बुलिश तो मैं नहीं हूँ, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी रखूँगा। ऑल्दो मुझे ये भी सिग्नल्स मिल रहे हैं मार्केट में कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है, पिछले 2 दिन में हमने देखा मार्केट ने, पिछले 2-3 दिन में मार्केट नीचे खुलने के बाद में वहाँ पे रिकवरी आई, वहाँ पे हमने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी। मैंने खुद भी उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाई और उसमें फ़ायदा भी लिया। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा कॉशियस रहने का भी है। सो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरा कैश डिप्लॉय कर दें, मैं वो चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा। कुछ कैश अपने पास रखने का टाइम है, हो सकता है आगे जाके हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आएँ। सो मैं 2 चीज़ों में इसको डिवाइड करूँगा। एक तो ये कि पूरा आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड इन द मार्केट। सेकेंडली जो है, मैं कहूँगा ये टाइम थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन का भी है। सो जो मेरे हाई बीटा स्टॉक्स हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करूँ, तो वहाँ से मैं हाई बीटा काउंटर से निकल के और थोड़ा सा डिफेंसिव्स वगैरह के अंदर मूव करने का नज़रिया रखता हूँ इस समय। और इन सब के बावजूद, जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, जो कि यूजुअली नज़र आती हैं इंडेक्स के बाहर, तो एक्शन सारा इंडेक्स के बाहर ही होता है। तो जब कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, ऐसी कंपनीज़ जो आपने बहुत अच्छे से रिसर्च की हुई हैं, तो यही ऐसे टाइम होते हैं जबकि आपको अपनी पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए या उसके अंदर और अधिक बढ़ोतरी करनी चाहिए। जी।